हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। मतलब जैसे जैसे इंडिया में अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा था, एजुकेशन प्रमोट हो रही है, उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे हमारे रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू होती है, सोशल लेवल पे भी और रिलीजियस लेवल पे भी। जैसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं हमारे कल्चर में, बहुत सारे सोशल इविल्स प्रेजेंट थे जिनका नाम जैसे चाइल्ड मैरिज है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, पॉलीगैमी, पॉली मतलब मल्टी और गैमी मतलब मैरिजेस। ठीक है, मतलब कि एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स थी। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे जैसे सती हैं, ऐसे बहुत सारे इविल्स प्रेजेंट थे। जब लोगों में एजुकेशन आई, नॉलेज आई और ऊपर से बाहर के आउटर इन्फ्लुएंस देखने को मिला, तभी तो कंपैरिजन हुआ। और इसी कंपैरिजन की वजह से हमने क्या है अपने अंदर रिफॉर्म लाना ट्राई किया, शुरू किया। अब ये हम लोगों के अंदर खुद से नहीं आया, कुछ पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्हीं के बारे में, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का राइज होता है। प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स ले रही थी, जैसे कि सती प्रोहिबिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, है ना। सोशल कंडीशंस थी क्योंकि रिलीजियस और सोशल इल्स तो बहुत पहले से प्रेजेंट थे। वीक पोजीशन थी वुमेन्स की, हमें भी पता है, और आज भी इस पे बहुत लगातार काम करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। कास्ट प्रॉब्लम थी। कास्ट प्रॉब्लम थी, है ना। कास्ट रिजिडिटीज़ थी, बैरियर्स हैं, है ना, जिससे जो लोअर क्लास के पर्सन्स हैं, लोअर स्ट्रैटा है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा। वेस्टर्न कल्चर का हमें अपोजिशन करना है। अगर हम खुद पे स्ट्रांग होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, वेस्टर्न कल्चर को अपोज कर पाएंगे। तो बाहर से अपोज करने के लिए इंटरनली स्ट्रांग होना ज़रूरी था। अवेयरनेस अमंग एनलाइटेड इंडियंस, मतलब जो इंडियंस थे वो अब एजुकेशन गेन कर चुके थे, बाहर ट्रैवल कर रहे थे, है ना, बाहर से नॉलेज को लेके आ रहे थे, और जिस वजह से एनलाइटनमेंट की वजह से वो इंडिया में जो इविल्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। साथ में एजुकेशन एंड ग्लोबल अवेयरनेस, वही वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पर्सनालिटी है इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनका रेफरेंस हमने अकबर सेकंड के टाइम पे भी पढ़ा था, और ये जिस सोसाइटी से रिलेटेड है उसका नाम है ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये रहा। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोलते हैं। रिनाइसेंस का मतलब जब नई आइडियोलॉजी आती है ना, रिफॉर्म्स आते हैं, तो इंडिया में रिफॉर्म्स लाने का क्रेडिट किसको जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, आत्मीय सभा, सबसे पहले इन्होंने एक सोसाइटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था आत्मीय सभा। कब एस्टैब्लिश हुई है ये, 1814 में, और इसको सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बुक को ऑथर्ड किया जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, 1809 में। मोनो मतलब वन और थीस्ट मतलब रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, और इन्होंने साथ में बहुत सारे वेदास को और उपनिषद्स को भी ट्रांसलेट किया। ठीक है, फिर जो उनके लेटर ऑर्गेनाइजेशन बनी उसका नाम था ब्रह्मो सभा। आत्मीय सभा 1814 में है और ब्रह्मो सभा 1828 में। डायरेक्ट 14 ईयर्स बाद का टाइम हो गया, 1814 और 1828 वही डेवलप हुई थी। हाँ, ठीक है, बाद में इन्होंने और भी बहुत काम किए, सभा ने भी और राजा राम मोहन रॉय ने भी, जैसे एंटी सती कैंपेन्स लॉन्च किए। और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, सती को 1829 में एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन के राइट के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि पॉलीगैमी को अपोज कर रहे हैं। अगर एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ्स होंगी, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई वुमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा लो जा रहा है ना, क्योंकि वुमेन्स को फिर इक्वल राइट नहीं मिलेगा, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इसलिए इन्होंने पॉलीगैमी को अपोज किया।
साथ में बोला कि वुमेन्स का प्रॉपर्टी पे और इनहेरिटेंस पे, जैसे कि प्रॉपर्टी आगे बेटे के पास ही जाती है, लेकिन अब फादर की प्रॉपर्टी को वुमेन्स के पास भी जाना चाहिए, उनको भी शेयर मिलना चाहिए, ऐसी बातें बोली। क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रांग होंगी तो सोशल लेवल पे उनकी कंडीशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। उन्होंने साथ में डेविड हैरे के एफर्ट्स, मतलब डेविड हैरे के साथ मिलके हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया 1817 में। साथ में वेदांता कॉलेज 1825 में भी एस्टैब्लिश किया, जिससे इंडियन लैंग्वेजेस में और वेस्टर्न साइंसेस में दोनों लेवल पे लोगों को, मासेस को एजुकेशन मिल सके। इंडियन एजुकेशन इसलिए मिल सके ताकि वो क्या है, हमारे कल्चर के बारे में जान सके, और वेस्टर्न साइंस की नॉलेज इसलिए मिल सके ताकि वो अच्छी एडवांसमेंट कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब ब्रह्मो सभा के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मो समाज मेन लीडर है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी थी कि हमें प्रीस्टहुड, जो प्रीस्ट ब्राह्मण क्लास की मोनोपली है उसको ख़त्म करना है। और फिर प्रीस्ट की जो मोनोपलीज होती है वो किस चीज़ पे होती है, जो हम रिचुअल्स करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, है ना, जितना भी हमारे यहाँ पे क्रियाक्रम वगैरह जो एक्टिविटीज़ होती है, सेरेमनीज़ होती है, रिचुअल्स होते हैं, उनमें ही तो है। तो अगर हम यही रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफाइसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रीस्ट की मोनोपली अपने आप में ही टूट जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर हमें गॉड से कनेक्ट होना है तो इस मेथड को छोड़ो, बल्कि गॉड से कनेक्ट होने के लिए प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो और स्क्रिप्चर रीडिंग करो। जो हमारे वेदास है, उपनिषद्स हैं, इनको तुम रीड करो। ठीक है, ताकि इसको रीड करोगे तो तुम्हें खुद भी अपने कल्चर के बारे में अच्छे से पता होगा। पहले क्या थे, ये ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अगर तुम खुद एजुकेटेड होगे, खुद पढ़ोगे, तो तुम्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, इट वॉज अ फर्म बिलीवर इन वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, मोनोथीस्ट, कि भाई जितने भी रिलीजन्स है उनमें क्या है, एक वननेस हमें देखने को मिलती है। सभी रिलीजन मेनली एक ही बात बोलते हैं, बस उनकी फॉलोइंग मेथड, प्रैक्टिसेस अलग अलग हो रही है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया तो सभी का सेम है। 1866 में जो हमारे ब्रह्मो समाज है वो दो ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो जाती है। एक है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरी होती है आदि ब्रह्मो समाज, जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर लीड करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि भाई जो देवेंद्र नाथ टैगोर है और केशव चंद्र सेन है, इन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस होता है। एक मॉडर्न वे में चल रहे हैं केशव चंद्र सेन, और उनके कंपैरिजन में जो देवेंद्र नाथ टैगोर है वो अपनी वही ऑर्थोडॉक्स एंशिएंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ब्रह्मो समाज में डिवीजन हो गया 1866 में, एक लेड बाय केशव चंद्र सेन और एक लेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा लेटर ब्रह्मो समाज। एक तो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी उसका डिवीजन हो जाता है। अब देखते हैं लेटर ब्रह्मो समाज कैसे वर्कआउट कर रही है। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मो समाज को 1842 में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा जो 1839 में फाउंड हुई थी, उससे भी हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर रिलेटेड है। टैगोर की ड्यूअल अप्रोच है। पहले फ्रंट पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे रिलीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इल्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है कि हिंदुइज्म के अंदर इल्स है, इसलिए हमें उन्हें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो पहला वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी कमियों को। दूसरा, अगर बाहर से कोई क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रही है, हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म कर रही है, तो उनको करने भी नहीं दे रहे। पहली बात, अपने अंदर कमियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको करने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने क्या है, ब्रह्मो समाज की रीच को बंगाल से बाहर स्प्रेड करने की कोशिश की, और इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, और फिर नई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी का एक पार्ट बन जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। साधारण ब्रह्मो समाज, अब जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसमें भी 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी महाराजा से कर देते हैं, और वो क्या होती है, एक चाइल्ड मैरिज होती है। तो ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी खराब हुई, चाइल्ड मैरिज हुई, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, जो मैरिज की सेरेमनीज थी वो पूरा प्रॉपर ब्राह्मणिकल मेथड, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, सेरेमनीज कंडक्ट करवाई गई। तो दोनों जो आइडियोलॉजीज़ है ब्रह्मो समाज की, उनको वॉयलेट करा, इसीलिए उनके ग्रुप में से भी 2 डिवीज़न हो जाते हैं।
बनता है जो नया ग्रुप, उसका नाम है साधारण ब्रह्मो समाज, और इसको फाउंड करने वाले हैं आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, और ये सारे क्या थे, अपोजिशन में थे केशव चंद्र सेन के। पंजाब में ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ को एक्सपेंड करने का क्रेडिट जाता है दयाल सिंह को, और दयाल सिंह ट्रस्ट ने क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे नहीं सॉरी बहुत सारे नहीं, एक दयाल सिंह कॉलेज एस्टैब्लिश किया लाहौर में, ताकि इनकी आइडियोलॉजीज़ को उस कॉलेज के थ्रू स्प्रेड किया जाए, दोनों लेवल पे, इंडियन भी और वेस्टर्न साइंस भी। ठीक है, नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन, इनको अपॉइंट किया गया था 1858 में एज अ आचार्य। ठीक है, 1842 में यह है, 1858 में केशव चंद्र सेन आते हैं, लेकिन इनकी रैडिकल अप्रोच की वजह से इनको 1865 में रिमूव कर दिया जाता है। तभी तो 1866 में अपनी नई वो मतलब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना रहे हैं। इन्होंने आइडियाज़ को बंगाल के बाहर स्प्रेड करना चाहा, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, पंजाब। 1878 में केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स भी उनसे अलग होकर क्या बना लेते हैं, एक साधारण ब्रह्मो समाज बनाते हैं। केशव चंद्र सेन ने हेल्प किया था आत्माराम पांडुरंग को कि वो एक नई सोसाइटी जिसका नाम है प्रार्थना समाज बॉम्बे में शुरू कर सके 1867 में। अब ये रही हमारी प्रार्थना समाज, इसके भी ऑब्जेक्टिव मेनली सोशल रिफॉर्म्स ही रहा है। इन्होंने रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स पे कम एम्फेसिस दिया है और इनका ज़्यादा फोकस था सोशल रिफॉर्म्स पे। मेनली इनके 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहला, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेंस को एजुकेशन देनी है, विडो की रीमैरिजेस कंडक्ट करवानी है, और फोर्थ था कि एज ऑफ मैरिज मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी इंक्रीज़ करो, क्योंकि अगर मेल्स की भी जल्दी शादी कर देते हैं तो उसकी भी क्या होती है, ग्रोथ हैम्पर होती है ना। स्मॉल एज में वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के, फैमिली बर्डन लेने के लिए लायक नहीं है, तो उसकी भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है, फीमेल के लिए तो हेल्थ इश्यूज़ है, फैमिली बर्डन है, सेम प्रॉब्लम मेल को भी फेस करनी पड़ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो इसीलिए दोनों की एज को बढ़ाओ ताकि दोनों में मेंटल अवेयरनेस आए, थोड़ा वो इकोनॉमिक लेवल पे भी स्ट्रांग हो पाए। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को 1870 में ज्वाइन किया और इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है प्रार्थना समाज को एक्सपैंड करने में। और भी जो लीडर्स जो कहाँ से प्रार्थना समाज से रिलेटेड है उनका नाम है आरजी भंडारकर और एनजी चंदवारकर। नेक्स्ट पे चलते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट 1820 से 1830s के बीच में ये चली है, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ये हेनरी विवियन डेरिजो इनके लीडर है वो थोड़ा इंडियन से अलग है ना, इसलिए उनको ज़्यादा मास सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ये पोर्तुगीज़ प्लस इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है, फादर पोर्तुगीज़ है, मदर इंडियन है। इन्होंने क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को लिया, ब्रिटिश लिबरलिज्म के आइडियाज़ मतलब मॉडर्न आइडियाज़ को लेके ये क्या करना चाह रहे थे, इंडिया में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। और जो इनके फॉलोअर्स है यंग बंगाल मूवमेंट मतलब हेनरी विवियन डेरोजियो के जो फॉलोअर्स हैं उनको डेरोजियंस बोला जाता था। और डेरोजियंस का जो एम है वो क्या था, वुमेंस राइट और एजुकेशन को भी प्रमोट करना। डिमांड्स क्या क्या है कि हायर सर्विसेज में इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। रियॉटवारी सिस्टम पढ़ा है ना हमने, महलवारी, रियॉटवारी, परमानेंट सेटलमेंट्स। तो रियॉट्स किसके लिए यूज़ हो रहा था, पीजेंट्स के लिए। तो पीजेंट्स को प्रोटेक्शन दो, उनको फेयर ट्रीटमेंट दो, उन इंडियन लेबर को जो बाहर अब्रॉड में काम कर रही है। किस किस चीज़, प्लांटेशंस में, मेनली प्लांटेशन से यहाँ से लेके जा रहे थे ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि कंपनी के चार्टर में रिवीजन लेके आओ, फ्रीडम ऑफ प्रेस दो, और साथ में ट्रायल बाय जूरी भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडियंस के अगेंस्ट हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने संस्कृत कॉलेज 1850 में प्रिंसिपल की पोजीशन को संभाला और इनका भी जो एम था, वर्किंग थी, वो यही थी कि हमें प्रीस्ट की मोनोपोली को ख़त्म करना है जो उन्होंने स्क्रिप्चरल नॉलेज पे जमाई हुई है, जो वेदास उपनिषद्स पे उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है ना, हमें प्रीस्टली मोनोपोली को हटा के वो नॉलेज सभी के लिए ओपन करनी चाहिए। तो वो नॉन ब्राह्मण्स ये सारी स्क्रिप्चर कब पढ़ पाएंगे, जब उनको एजुकेशन मिलेंगे, है ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा कैसी है, हाईली इंटेलेक्चुअल है ना, संस्कृत लिखी है, तो नॉर्मल पीपल नहीं पढ़ पा रहे, तभी तो उनको बीच में एक
हाँ, ताकि नॉर्मल पीपल भी पढ़ पाए, लेकिन उनको स्पिरिचुअल उनके लिए ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए देखो बेथुन स्कूल कलकत्ता में जो वुमेंस के लिए पावरफुल मूवमेंट का रिजल्ट था, बेथुन स्कूल, वो बनाया गया है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बेथुन स्कूल कॉलेज का एक सेक्रेटरी भी रखा गया। ठीक है, तो ये एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और पॉलीगैमी को भी अपोज किया। तो मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर पर्सनालिटीज़ हैं, वो वही मेनली वुमेन्स को काम कर रही हैं और चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज ऐसे फ्रंट पे ही काम करने की ट्राई कर रही हैं। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारे जो पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है बाल शास्त्री जंबेकर। इनका टाइम है 1812 से 1846 और इन्होंने भी देखो ब्राह्मण की ऑर्थोडॉक्सी को, ब्राह्मण मोनोपली को चैलेंज किया है, क्योंकि यही जो बेसिस है कास्ट सिस्टम का बेसिस है ना। अगर एक अपर क्लास अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी तो बाकी नीचे वाले भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे लोअर स्ट्रैटा है वो ही क्या होगा, लास्ट में फंस जाएगा। ठीक है, तो और साथ में इन्होंने हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश की। तो अपनी बात को, अपनी आइडियाज़ को लोगों तक स्प्रेड करने के लिए इन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर शुरू किया। कब? 1832 में, और बाद में एक दिग्दर्शन नाम से भी स्टार्ट किया 1840 में। तो ये दोनों वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, वो किसके हैं? बाल शास्त्री जंभेकर के हैं। इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर बोलते हैं, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर प्रेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, जंभेकर जी ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, एजुकेशन के लिए देखो लाइब्रेरी भी ये लोग ओपन कर रहे हैं, और स्टार्ट किया एक इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टोन कॉलेज। एल्फिंस्टोन, अभी तक हमने संस्कृत कॉलेज का रेफरेंस देखा है, बेथुन स्कूल का रेफरेंस देखा है, हिंदू कॉलेज का रेफरेंस देखा है ना, और अब हमने एल्फिंस्टोन कॉलेज का रेफरेंस देखा है। दयानंद सरस्वती जी के टाइम पे डीएवी का रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो एल्फिंस्टोन कॉलेज किससे रिलेटेड है? बाल शास्त्री जंभेकर जी से। अब है परमहंस मंडली, 1849 में ये महाराष्ट्र में फाउंड हुई थी, और इसके फाउंडर है दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। इनकी भी आइडियोलॉजी क्या है कि वर्शिपिंग वन गॉड, मोनोथीसिज्म को प्रमोट करना है, लव को प्रमोट करना है, और मॉरल कंडक्ट मतलब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, और साथ में रैशनैलिटी, मतलब हर चीज़ में रीजनिंग, अंधाधुंध किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ पे हमें क्या है, रीजनिंग लाने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये प्रैक्टिस हो रही है तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो अपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इनका एम क्या था कि कास्ट रूल्स को ब्रेक करो, विडो की रीमैरिज को प्रमोट करो, साथ में वुमेन्स एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए। इनकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ है? पूना सतारा। मेनली जो इनका वर्किंग एरिया है वो क्या है? महाराष्ट्र है। पूना सतारा और महाराष्ट्र के बहुत अदर टाउन्स में भी स्प्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे रिफॉर्मर हैं उनका नाम है ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फूले, हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, और बेसिकली वुमेन्स के लिए, और कौन सी क्लास के लिए? लोअर का, हाँ, लोअर कास्ट जो है, माली, महार्स। ठीक है, ये खुद भी लोअर कास्ट से आते थे, तो इन्होंने हार्डशिप्स देखी हैं कि कितनी हार्डशिप्स की प्रॉब्लम होती है, लोअर क्लास को कितना फेस करना पड़ता है। ठीक है, ज्योतिराव फूले जिनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था, उन्होंने एक सत्य शोधक सोसाइटी शुरू की। सत्य शोधक, सत्य मतलब ट्रुथ, तो ट्रुथ को सीख करना, खोजना है, तो उस सोसाइटी का मेन, अगर लिटरल ऐसे ब्रेक करेंगे तो वही निकलेगा। 1873 में ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकी जो मूवमेंट थी, इनकी जो सोसाइटी थी, उसका मेन एम था सोशल सर्विसेज देंगे, साथ में एजुकेशन को प्रमोट करना है वुमेन्स में और लोअर कास्ट में। लिटरेरी वर्क्स हैं इनके, इन्होंने वर्क्स भी दिए, जैसे हर अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए या तो जर्नल निकालेंगे या न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स। तो इनके लिटरेरी वर्क का नाम है सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी, जिसमें गुलामगिरी बहुत फेमस है, मैच द फॉलोइंग में आती है। ठीक है, रिसीव्ड द टाइटल ऑफ महात्मा इन 1888, इनको भी महात्मा का टाइटल मिला है, लेकिन एक जो महात्मा गांधी वाला टाइटल है वो अलग है और ये वाला टाइटल अलग है। इनको टाइटल किसने दिया? एक और सोशल रिफॉर्मर में, जिनका नाम है विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर। ठीक है,
नेटिव फीमेल स्कूल, फीमेल्स के लिए सिर्फ स्कूल, जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को इसलिए भी बाहर नहीं भेज रहे थे कि वहाँ पे इंटरेक्शन होगा विद द मेल, है ना, इसलिए भी नहीं भेजते हैं ना। इसलिए इंडिया में देखो स्पेशलाइज्ड फीमेल स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने इसीलिए एक नेटिव फीमेल स्कूल शुरू किया, ताकि 1863 पुणे में कर रहे हैं, ताकि एजुकेशन पहुंचाई जा सके वुमेंस पे, और स्पेशली लोअर कास्ट वुमेंस पे। और जो लोअर कास्ट पीपल है वो है महार, मंक्स एंड अदर्स, ठीक है। इनके बाद इनकी वाइफ हैं जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले, जिनको ज्योतिराव फूले ने ही पहले बहुत पढ़ाया। सोशल बहुत ज़्यादा इनको कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ा क्योंकि सोसाइटी इसके अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी सोसाइटी की परवाह ना करते हुए इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, और दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। आज के निब्बा निब्बी कपल से बहुत अलग था इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, अच्छा रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलो, इन्होंने क्या है, महिला सेवा मंडल, वहाँ पे वो सभी सोशल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, और सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल एक शुरू किया। ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, मतलब जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, मेनली मेल को तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फीमेल का जो इन्फेंटिसाइड इंसिडेंट्स है उसको रोकने के लिए एक गृह एस्टैब्लिश किया। बाल हत्या चिल्ड्रंस की, प्रतिबंधक टू कंट्रोल इट या फिर टू और गृह हाउस, ठीक है, एक टाइप से। तो मतलब एक तरह से ऑर्फनेज टाइप में, कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं पालना चाहते हो, उसको बड़ा नहीं करना चाहते हो, तो मारने से अच्छा आप उसे हमारे पास छोड़ के चले जाओ, हम उसकी पूरी केयर टेकिंग करेंगे, ठीक है, ताकि इन्फेंटिसाइड के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। लेकिन स्पेशलाइज नहीं है फीमेल के लिए, अगर मेल चाइल्ड भी है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इंसिडेंट ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड के थे, ठीक है। सावित्रीबाई ने भी पोएट्री लिखी है, और उनकी जो टू ऑफ बहुत फेमस है उनका नाम है काव्या फूले एंड भवान काशी सुबोध रत्नाकर। और जब ज्योतिराव फूले की डेथ हो जाती है तो उनकी जो सोसाइटी थी उसकी लीडरशिप को कौन संभालती हैं, हमारी सावित्रीबाई फूले, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी जो सोसाइटी से रिलेटेड है उसका नाम है आर्य समाज। उन्होंने आर्य समाज 1875 में एस्टैब्लिश किया बॉम्बे में। दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम क्या है, मूल शंकर, ठीक है। इन्होंने अपनी एजुकेशन कौन से गुरु से ली है, स्वामी ब्रिजानंद एट मथुरा। क्या हुआ, ठीक है। मोटो है इनका गो बैक टू वेदास। इनका मतलब था कि भाई जो भी हमारी ओरिजिनल सोसाइटी है वो कहाँ पे है, वैदिक टाइम पे ही है। उसके बाद उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड होते गए हैं, तो अगर हमें पूरा अपना ओरिजिनल रूट्स पे जाना है तो वो कौन सा है, वैदिक टाइम है। तो इसलिए इन्होंने गो बैक टू वेदास का नारा दिया। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, लेकिन फेवर कर रहे हैं इंटर डाइनिंग, कास्ट बैरियर्स को तोड़ने के लिए, विडो रिमैरिज और इंटरकास्ट मैरिजेस जो आज भी इतना ज़्यादा पॉपुलरली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट शुरू करी उन पर्सन्स के लिए जो क्या है दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको वापस से ब्रिंग बैक करने के लिए शुद्धि मूवमेंट शुरू की गई है। बुक्स का नाम है सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी में है, वेद भाष्य भूमिका हिंदी प्लस संस्कृत में है, और वेद भाष्य जो संस्कृत में है। इन्होंने डेविड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज शुरू किया 86 एट लाहौर, जो आज भी बहुत नाम फेमस है। डीएवी स्कूल्स बहुत फेमस है आज भी, है ना। अब 1883 में इनकी डेथ हो जाती है और आर्य समाज 1893 में एंड हो जाता है, ठीक है। अब बाद में जाके प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये हमारा आर्य समाज है ना, इसकी दो डिवीजन हो जाती है और दोनों को अलग अलग पर्सन लीड कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो ग्रुप बन जाता है वो है गुरुकुल, और एक है वो बन जाता है कॉलेज सिस्टम पे बेस्ड, ठीक है। ये रहा गुरुकुल सेक्शन एंड कॉलेज सेक्शन। गुरुकुल सेक्शन का मेन एम क्या था कि सिर्फ बॉयज़ तक ही लिमिट किया जाएगा, और इसको लीड कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद, जिनके नाम पे कॉलेज भी है दिल्ली में,
ठीक है। और दूसरे जो एक कॉलेज को लीड कर रहे हैं वो दोनों कोएड को प्रमोट कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। वहाँ पे ट्रेडिशनल है, यहाँ पे मॉडर्न है। और यहाँ पे लीड करने वाली पर्सनालिटी का नाम है लाला लाजपत राय एंड हंसराज। हंसराज कॉलेज भी है, डीयू के अंदर आता है ना। चलो, स्वामी विवेकानंदा एंड रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंदा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की उसका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण कौन थे? इनके गुरु थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस उनका पूरा नाम है। स्वामी विवेकानंदा का जो ओरिजिनल नेम है, मतलब या जो नेम है वो क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। मूल शंकर किसका नेम है? सरस्वती जी का। गुड। इनका टाइम है 1863 से 1902 का। इन्होंने फेमस चिकागो वाली जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होती है ना, जहाँ पे इनकी बहुत ही बढ़िया स्पीच होती है, शुरू में इनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है ड्यू टू हिज अपीयरेंस, लेकिन जब ये बोलना शुरू करते हैं तो एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो ये जो अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस है चिकागो में 1893 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। शुरू में जब ये आए थे तो मतलब सब रिलीजन्स के लोग बोल रहे थे, इन्होंने अपनी भगवत गीता को ऊपर रखा, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि बहुत सारे रिलीजन ने इनको इन्फीरियर समझते हुए इनके भगवत गीता को सबसे नीचे दबा दिया और इनको मजाक भी बनाया गया था। लेकिन जब बोलने लगे तो जिन लोगों ने इनका मजाक बनाया था वही लोग बाद में इनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, ठीक है। वेदांतिक फिलॉसफी मतलब वेदास वाली फिलॉसफी तक ये स्टिक रहे और इनके इंग्लिश वर्क्स का नाम है प्रबुद्ध भारत। साथ में बंगाली में भी काम किया। फोर्टनाइटली आता था, मतलब हर 15 दिन में जो एक बंगाली वर्क आता है उसका नाम है उद्बोधन। पब्लिकेशंस है कर्मयोग 1896, राजयोग 1896, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अलामोरा 1897 और उसके बाद में माई मास्टर 1901। डेट ऑफ बर्थ क्या है दयानंद सरस्वती जी के? जनवरी 12, 1863। और इनके जन्म को क्या किस डे के तौर पे मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा यूथ को मोटिवेट करने में। नेक्स्ट है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान के फाउंडर है अलीगढ़ मूवमेंट के। अब जैसे हिंदुज़म में रिफॉर्म्स आ रहे हैं वैसे ही और भी अलग अलग रिलीजन्स में भी रिफॉर्म लाने की ट्राई की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन और सोशल एडवांसमेंट लानी है। कौन से रिलीजन के अंडर? मुस्लिम रिलीजन्स में। इसलिए इन्होंने भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका अब मॉडर्न डे नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लॉ के लिए फेमस है, 1873 में शुरू किया, 75 में सॉरी। इनकी मैगजीन का नाम है तहदीब उल अखलाक, जिसका मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोराल्स, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदिया मूवमेंट। इनके फाउंडर है मिर्ज़ा गुलाम आज़ाद 1889 में और इसके भी 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब कि जो हमारा यूनिवर्सल रिलीजन है वो कौन सा रिलीजन है? ह्यूमैनिटी है। जिहाद को इन्होंने अपोज किया, मतलब जो सैक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स है ना उसको इन्होंने अपोज किया। इन्होंने इस्लाम को पॉलीथीसिज्म, मल्टी गॉड्स के जो हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजीज होती है ना उससे प्रोटेक्ट करना चाहा और साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज से भी प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया। फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए इन्होंने फेवर किया। साथ में इन्होंने अपने आप को इनकारनेशन क्या होता है? अवतार, ठीक है, ऑफ कृष्णा एंड जीसस। दियोबंद मूवमेंट को सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट 1866 में शुरू किया गया और यहाँ पे फाउंडर का नाम क्या है? मोहम्मद कासिम ननौतवी 1832-80। बाद में राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों पर्सन्स ने मिलके स्टार्ट किया है और यहाँ पे इनका टाइम है 1828 से 1905। इनका एम था वेस्टर्नाइजेशन को अपोज करो, ठीक है। क्लासिक इस्लाम, जो मतलब जैसे हम लोग ओरिजिनल वेदांतिक फिलॉसफी पे स्टिक हैं, ये क्लासिक इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हाँ जो मतलब हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिलीजन होती है ना उसको। मुस्लिम लीडर्स डेवलप करें और इसलिए एजुकेशन पुअर्स में हमें फेवर करने की ज़रूरत है, तभी एक अच्छे लीडर्स डेवलप हो पाएंगे।
निरंकारी मूवमेंट बाबा दयाल सिंह 1840s में, ऑब्जेक्टिव था कि वर्शिप ऑफ गॉड बाय निराकार। निरंकारी निराकार मतलब जिनकी कोई आकार नहीं है, जिनका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, इन्होंने इसीलिए आइडल वर्शिप को अपोज किया है। नामधारी मूवमेंट 1820 में बालक सिंह एंड राम सिंह, इनका बिलीफ था कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो लास्ट गुरु नहीं है, उनके बाद भी जो गुरु की पोजीशन है वो संभालने वाले कौन होंगे, नामधारी गुरुज हैं, ठीक है। सिंह सभा 1873 में और मेजर लीडर है ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह। इनका एम था सिखिज्म में रिफॉर्म लेके आना है, और देखो सभी प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जब रिलीजन नया नया स्टार्ट होता है तो वो क्या होती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। खालसा कॉलेज 1892 में इन्होंने शुरू किया ताकि सिख एजुकेशन कल्चर को प्रमोट किया जाए। क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा ठीक है। अकाली मूवमेंट, अकाली ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे यहाँ पे प्रीस्ट की मोनोपली है, यहाँ पे क्या हुआ, गुरुद्वारा में एक महंत, उदासी महंत थे, उनकी मोनोपली बनी जिससे वो करप्शन को लीड कर गए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही सेम प्रॉब्लम आई, ठीक है। एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह शुरू होता है, अकालीज 1921 में उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट को पास करना पड़ता है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922, जिसके बाद से जो ओनरशिप है ना, कंट्रोल है, वो किसके पास चला जाता है, मासेस के पास, और फिर एडमिनिस्टर हो रहा है ये गुरुद्वारा किसके थ्रू, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मतलब कमेटी क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेगी, ठीक है। प्रबंधक रोकना, किसी प्रबंध करना रोकना, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875 न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल MS ऑलकॉट है जिन्होंने इसकी फाउंडिंग की है। 1882 में इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को अडियार शिफ्ट कर दिया, और एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बनती है 1907 में। 1933 तक ये इसकी कंट्रोल को लेती है, और ये सारी लीडरशिप कब संभाल रही है एनी बेसेंट, जब 1907 में ऑलकॉट की डेथ हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब जितने भी हमारे यूनिवर्स है, जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, एक ह्यूमैनिटी के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और वो सारे आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग को शेयर करते हैं, करते हैं नहीं करें, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, साथ में विडोज की कंडीशन के इम्प्रूवमेंट में भी